आज के शो में खलीजी ममालिक से 22 अरब डॉलर कर्जा जात और सरमायाकारी का इम्कान, खलीजी ममालिक की इमदाद से पाकिस्तान की माशी लाइफलाइन मजबूत होने की तवक्का, एक तरफ मुल्की मईशत को पटरी पर लाने की कोशिशें, दूसरी जानिब सियासी हैजान में मजीद इजाफा। अस्सलाम वालेकुम। बसुकर्दा हकायक सनसनीखेज इक्तिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। एक तरफ मईशत को संभालने के लिए, पटरी पर लाने के लिए कोशिशें की जा रही है और दूसरी तरफ इस मुल्क के अंदर एक सियासी जमात है जो कि मुसलसल हैजान चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान साहब उन्होंने कल असम्बलियों की तहलील के हवाले से जो उन्होंने सियासी हिकमत बनाई थी उस पर पंजाब के अंदर वो कामयाब होते हुए नजर आए और अब कुछ घंटों के अंदर कहा जाता है कि खैर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तहलील हो सकती है। ऐसे वक्त में क्या पाकिस्तान कबल अज़ वक्त इंतखाबात अफोर्ड कर सकता है? पाकिस्तान की मईशत अफोर्ड कर सकती है? इस अहम सवाल का जवाब प्रोग्राम में ढूंढने की कोशिश करेंगे। साथ साथ आपको बताते चले कि इस एक हफ्ते या गुज़श्ता कुछ दिनों के दौरान जो पाकिस्तान की रियासत की कोशिशें रही, जिसमें हुकूमत भी थी और पाकिस्तान के दीगर इदारे भी थे, उन कोशिशों से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को तकरीबन 22 अरब डॉलर सरमायाकारी और कर्जा जात मिलने का इम्कान है खलीजी ममालिक से। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रिसेंटली अपना 2 रोजा दौरा कंप्लीट करके वापस पहुंचे यूएई का। इस दौरे के बारे में कुछ आपको अपडेट देते चले प्रोग्राम के आगाज में। इस दौरे में हमने देखा है कि पाकिस्तान के लिए माशी हवाले से कुछ मुस्बत आई हैं। इस दौरे में जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की मुलाकात भी हुई है उधर के सदर शेख मोहम्मद बिन नायान साहब से, उसके साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी ताल्लुकात और मुश्तरका ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान सरमायाकारी और शराकत दारी को फरोग देने पर इत्तफाक हुआ है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को, जो सब में बड़ी खबर है, 3 अरब डॉलर की मजीद सपोर्ट देने का ऐलान किया है। इसमें से 2 अरब डॉलर वो है जो कि डिफर किया गया है, यानी पहले से था, उसको रोल ओवर किया गया है और 1 अरब डॉलर एडिशनल इसके अंदर जो है डिपॉजिट आया है। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म और दुबई के दीगर जो रहनुमा है उनसे भी मुलाकात की। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान जो है तरक्की की मंजिल तय करेगा, ये शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम साहब की स्टेटमेंट आई इस बारे में। और सऊदी अरब पाकिस्तान को रियायती पेट्रोलियम मसनूआत के लिए 1 अरब डॉलर और जर्मनी तवानाई बचत मनसूबे की मद में 2 करोड़ 80 लाख यूरो इमदाद देगा। ये वो इमदाद और ये वो रकम है जो उसके अलावा है, जो कि सऊदी से खबर आई है कि वो पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाकर 10 बिलियन डॉलर्स या 11 बिलियन डॉलर्स तक करने का सोच रहे हैं और इस बारे में वो स्टडी कर रहे हैं। जो सऊदी गैजेट में ऑफिशियली अखबार में वहां पे रिपोर्ट हुआ है कि उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का वो सोच रहे हैं। और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि कतर से पाकिस्तान की मईशत के लिए, मईशत को संभालने के लिए एक मुस्बत खबर कतर से और फिर उसके बाद चीन से भी आ सकती है। तो ये जो टोटल है ये 22 अरब डॉलर उसके अलावा है जो कि जिनेवा में प्लेजेस हुए हैं। तकरीबन 10.5 अरब डॉलर फ्लड की रिकंस्ट्रक्शन या रिहैबिलिटेशन के हवाले से 10.5 बिलियन डॉलर्स के जिनेवा में अलग इस वक्त हमने देखा है कि प्लेजेस हुए हैं, जिसके अंदर कहा गया है कि वो 4 फेजेस के अंदर पाकिस्तान को मिलेंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years। और इन मंसूबों के जिसमें कहा गया है कि तकरीबन 8 अरब डॉलर से ज्यादा के प्रोजेक्ट लोन्स होंगे। तो ये इस वक्त अलग कमिटमेंट्स, ये अलग प्लेजेस हैं जो सामने आए हैं और जो खलीजी ममालिक की इमदाद है और जो सरमायाकारी है या कर्जा जात हैं वो अलग हैं। तो एक तरफ रियासत कोशिश कर रही है मईशत को संभालने की, मईशत को पटरी पर लाने की, रिजर्व्स गिर रहे हैं और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की सियासत जारी है। दूसरी तरफ असम्बलियों की तहलील और मुल्क में हैजान पैदा करने की कोशिश या साजिश जारी है। इसाकदार साहब ने कुछ दिन कबल इस पर क्या कहा था, लेट्स हियर दिस आल्सो। उन्होंने क्या कहा था वज़ीर ख़ज़ाना ने, लेट्स हियर दिस। अल्लाह इनको हदायत दें। कुछ लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को 24वीं दुनिया की मईशत जो बन चुकी थी 2016 में, जो 2030 में दुनिया की G20 में शामिल हो रहा था जो मुल्क, उसको 47 मईशत पे ला के खड़ा कर दिया पिछले साल और फिर वो छोड़ के चले गए और अभी भी उनको कोई अच्छी बात हजम नहीं होती। हम उधर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं वज़ीर आज़म की सरबराही में सब, और यहाँ से पीछे से ट्वीट्स हो रही हैं हर वक्त डिफॉल्ट का एक इन्होंने गर्दान पकड़ी हुई थी, फिर ये गर्दान थी कि बॉन्ड पे नहीं होना और अब ये आ गए हैं कि जी ये देखें ये करने लगे। प्लीज आप अपना नेशनल रोल अदा करें। और अब असेंबली तहलील हो चुके हैं, यानी मुल्क की सियासत के अंदर एक नया मोड़ आ चुका है और ऐसे वक्त में आ चुका है जब मईशत शायद इंतखाबात अफवाह कर सकती है या नहीं कर सकती। जो आज के प्रोग्राम का सवाल है, क्या मुल्क मुतामिल हो सकता है मजीद सियासी हैजान का? क्या मईशत मुतामिल हो सकती है कबल अज़ इंतखाबात का? क्या सियासत मुतामिल हो सकती है मजीद इंतशार का? नज़ीर लगारी साहब सीनियर तज़्ज़िया-ए-निगार प्रोग्राम में साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं। खुर्रम हमीद में साथ मौजूद है, सीनियर तज़्ज़िया-ए-निगार मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। दोनों को खुशामदीद। खुर्रम साहब, पहले आपसे आगाज़ करते हुए, क्या ये एक
एक तरफ तो मुल्क की मईशत को पटरी पर लाने की कोशिश है, आर्मी चीफ की मुलाकातें हैं, वो कोशिशें कर रहे हैं, हुकूमत कोशिशें कर रही है, प्लेजेस आ रहे हैं, दूसरे ममालिक कोशिशें कर रहे हैं वो सपोर्ट करने की, और दूसरी तरफ ये है कि एक सियासत में हैजान पैदा किया हुआ है एक जमात ने। देखिए, सियासत में हैजान पैदा करने का ट्रेंड डेवलप हो गया, तो जिसने जो ट्रेंड डेवलप किया वो उसी पैटर्न पे ही चलेगा। असल चीज़ जो समझने की है हम लोगों के लिए वो ये है कि आप जिस पोजीशन में होते हैं आप उस पोजीशन के अंदर डिलीवर ना कर रहे हो, और आप कोई और ख्वाब देखकर या कोई और सिलसिला देखकर या कोई और तारीखें चांद की देखकर किसी और चीज़ के ऊपर सोच कर जा रहे हो, और जो मौजूदा दौर है आप उसका फ़ायदा ना उठा रहे हो और आप एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर आगे जाएं, इस चीज़ को समझना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इनके पास पंजाब की गवर्नमेंट थी, इनका इस वक्त काम ये था कि ये 100% फोकस करते पंजाब की गवर्नमेंट के ऊपर, आटे के बुरान के ऊपर, मुईशत के ऊपर, और सेंटर की गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करते, क्योंकि ये पाकिस्तान का मसला है, ये कोई किसी और की हुकूमत है नहीं। लेकिन जब स्ट्रेंथन देखा कि स्ट्रेंथन हो रहा है मामला सेंटर के अंदर, तो सेंटर की गवर्नमेंट बाय एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, तो इन्होंने इस मौके के ऊपर जो चीज़ इनको खुद करनी थी, अगेन इन्होंने यहाँ खुद डिलीवर करना था। अगर हम कहें ना जी पिछले 4.5 साल वो भी ऐसे ही गुजरे, उन 4.5 सालों में भी जो डिलीवर करना था उस डिलीवरेंस का नाम कोई नहीं। उतरने के बाद इल्ज़ामात की एक बहुत बड़ी बौछार है और फिर एक बहुत बड़ा हजूम है जो उन इल्ज़ामात को लेकर आगे चलता है। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर पंजाब में इनकी गवर्नमेंट थी, इन्होंने इस गवर्नमेंट को डिलीवर करना था, इनके मिनिस्टर्स थे। ये बहुत बड़ी ज्यादती है और जुल्म है मुल्क के साथ कि ऐसे मौके के ऊपर कि मुल्क क्राइसिस का शिकार है और इनको ये मालूम है कि इस क्राइसिस के अंदर पहुंचाने में बहुत सारे मुहर्रिकात इनके हैं। ऐसे मौके के ऊपर असेंबली तहलील कर देना ये विंडिक्शन है, नथिंग एल्स। और फिर केपी के आगे जाके तहलील करना असेंबलियों को, ये उन प्रॉब्लम्स को एग्रीवेट करना है जो कि कुछ हद तक किसी तरीके से सॉल्व होने के करीब हैं। ये पॉलिटिकल एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स के अंदर एक जालिमाना ट्रेंड सेट किया गया है। दुआ करें कि इन मामलात को हम अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें ताकि इस नेगेटिविटी का खात्मा हो और लोग जो तराजू उठाए बगैर सिर्फ और सिर्फ ऑब्सेस्ड हुए हैं और विदाउट रियलाइजिंग कि कौन क्या एक्ट कर रहा है और कौन क्या अमल कर रहा है, उन लोगों की फिक्र कीजिए। इन्होंने तो जो कुछ करना है ये यही करेंगे, करते जाएंगे। अल्लाह ताला मुल्क की हिफाजत फरमाए। इन्होंने यही करना है। हम वरिड हैं लोगों के लिए जो अभी तक इस चीज को समझ नहीं रहे। तो नज़ीर लगारी साहब, एक तरफ तो खुद कुछ नहीं किया, दूसरी तरफ अगर रियासत कोशिश कर रही है, हुकूमत अपने तौर पर कोशिश कर रही है, सब कोशिशें कर रहे हैं कि मईशत संभल सके, तो उधर ये इस वक्त कर दिया गया, असेंबली तहलील कर दी गई, अब इंतखाबात जल्दी हो ये कहा जा रहा है। तो क्या ये साजिश तो है, लेकिन क्या मुल्क मुतामिल हो सकता है मजीद साजिशों का, इन साजिशों का? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता था इनको लाने का। जो लोग लाए हैं पहले उनसे बात होनी चाहिए कि भाई आपकी क्यों लाए थे इनको, किस लिए आपने जो है 2018 के इलेक्शन के अंदर चोरी, और इलेक्शन चोरी नहीं हुई थे बल्कि पूरे के पूरे इंतखाबी उम्मीदवार तक चोरी हो गए थे, सब कुछ चोरी हो गया था। क्यों किया गया था इसके लिए? अच्छा, फिर हमें इससे गर्ज नहीं है कि क्या होता है। बात यह है कि इसके बाद क्या होगा। ये लोग जो कर रहे हैं ये फर्ज करें फेल हो जाते हैं, फर्ज करें वो डिफॉल्ट की तरफ चला जाता है, फर्ज करें अल्लाह ना करे ये फेल स्टेट हो जाती है। फिर क्या होगा? फिर क्या जो सर्विसेज के लोग अब भी बैठे उनके साथ मदद कर रहे हैं, क्या वो लोग जो हैं वो उनको तनख्वाहें कौन देगा? ये जो लोग काबिल एहतराम अदलिया में बैठे तशरीफ फरमा है और वो जो इनको सहूलतकारी जहाँ से भी हो रही है, तो वो उनको कौन डिलीवर करेगा और उनकी तनख्वाहें कहाँ से आएंगी? मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है तो फिर उसके बाद मुल्क को चलाया कैसे जाएगा? आपको क्या चीज़ें बेचनी पड़ेंगी, क्या किन चीज़ों से दस्तबरदार होना पड़ेगा? क्या आप समझते हैं कि ये हमारे असासे हैं, जो आपके असासे हैं वो असासे आपके कहाँ चले जाएंगे? आप हसास असासे लेकर बैठे हैं और दुनिया में एक आप सातवीं बड़ी ताकत भी बनकर बैठे हैं और आप न्यूक्लियर पावर भी बनकर बैठे हैं और दुनिया आपके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। और आज ये तारीख लिखेगी कि ये इनका असाइनमेंट था, इन्होंने यही करना था, इन्होंने यही डिलीवर करना था और यही नताइज निकालने थे जो इनको मिल रहे हैं।
जिनको ये इल्जाम लगा रहे थे उनके साथ ये मिले हुए थे और ये उनके साथ मिलकर इस मुल्क को फेल स्टेट बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे थे और कर रहे हैं। अगर हो जाता है सब कुछ इनकी तवक्कुआत के मुताबिक, इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक, कर ले असम्बली निज़ाम, दे दे पाकिस्तान को कि जी पाकिस्तान चला जाए डिफॉल्ट की तरफ, पाकिस्तान चला जाए सारी सूरत हाल की तरफ, तो फिर पाकिस्तान के जो लोग, जिन लोगों ने इनको लाने के लिए 20 साल काम किया, जो जनरल हमीद गुल की डॉक्ट्राइन थी कि ऐसे बंदे को आना चाहिए, उनको फिर क्या मिलेगा? और जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर और इस्टेब्लिशमेंट के बाहर बैठकर इनकी सहूलतकारी करते हैं, वो बताएंगे कि फिर मुल्क के साथ क्या होगा? जो अब भी बैठकर बड़े बड़े ओहदे पर संभाले हुए हैं और अपने अंदर से और बाहर से उछल उछल कर इनकी इमदाद कर रहे हैं, वो क्या सोचेंगे? और फिर जब उनके पास सारा कुछ चलेगा कि मुल्क के पास कुछ नहीं रहा है। आपने एक नैरेटिव बनाया, इनको कहा कि ये सारे चोर हैं, एक नेक आदमी और नेक आदमी की नेकियां तो रोजाना खुल कर सामने आ रही हैं। एग्जैक्टली। तो फिर क्या करेंगे आप? तो लगा एक ब्रेक लेंगे हमें। इस ब्रेक के बाद नजीर साहब एक ब्रेक है, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अहम तरीन सवाल और सब में अहम सवाल यह कि पाकिस्तान की मईशत, क्या पाकिस्तान इस वक्त एक इलेक्शन या कबल इंतखाबात जिस तरफ लेकर जाया जा रहा है मुल्क को, हम अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ऐसे वक्त में जब मईशत को संभालने की कोशिशें हो रही हैं, रिजर्व्स गिर रहे हैं, दूसरे ममालिक हमारी सपोर्ट पर आ रहे हैं, इस ब्रेक के बाद ये सवाल उठाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। कल आपके सामने खैर पख्तूनख्वा में ऑडिट रिपोर्ट रखी थी कि एक साल के अंदर 44 अरब रुपए की बेज़ाब्तियां खैर पख्तूनख्वा में रिपोर्ट हुई हैं, जो ऑडिटर जनरल रिपोर्ट भी तैयार की है, वो असेंबली में पेश भी हो चुकी है रिपोर्ट। उसकी तफसीलात सामने रखी थी। ये आपको बताया कि आटे के बहरान की वजह से वहाँ पर लाइनें लगी हैं, पूरे मुल्क में हैं, लेकिन पख्तूनख्वा के अंदर स्पेसिफिकली एक क्राइसिस बढ़ चुका है, क्योंकि वहाँ पर गोदामों पर अवाम रेड कर रहे हैं, मुख्तलिफ रहनुमा सियासी रेड कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि गोदाम में गंदम पहले से मौजूद है और एक मसनूई बहरान पैदा करने की मुबैना तौर पे वहाँ की हुकूमत कोशिश कर रही है, वहाँ का महकमा खुराक कर रहा है। और आटे के लिए लोग इस वक्त सड़कों पर हैं और सड़कों पर लाइनें लगा के खड़े हुए हैं और हुकूमत को बुरा भला कह रहे हैं। तो दूसरी तरफ मुल्क के अंदर डॉलर नापैद है, एक बहरान सा डॉलर का आ चुका है और पाकिस्तान 1-1 अरब डॉलर या 500-500 मिलियन डॉलर के लिए IMF की सख्त शराइत मानने को तैयार हो रहा है, दूसरे ममालिक से इमदाद ले रहा है, कर्जा जात ले रहा है, सरमायाकारी मांग रहा है। ऐसे वक्त के अंदर इस मुल्क की सियासत को एक हिजान पैदा करने की साजिश जो है दोबारा से इमरान खान साहब कर रहे हैं। मैं खुर्रम साहब आपसे पहले पूछना चाहूंगा, क्या कोई एहतसाब होगा एहतका जैसे गवर्नमेंट अगर परवेज इलाही साहब की थी या खैर पख्तूनख्वा में जो 9 साल का दौर रहा है असेंबली की तहलील से पहले, क्या कोई पूछेगा कि कितने पैसे इनको वफाक से मिले, हाँ खर्च हुए? ये 44 अरब ऑडिट में जो पैरास बता रहे हैं, इसका सवाल होगा। नैब के जो केसेस बने, BRT और मेगा करप्शन केसेस, उनका कुछ नहीं हुआ, तो कोई एहतसाब होगा या बस ये असेंबली तहलील करके और आराम से निकल जाएंगे साइड में? फरम साहब देखिए, हम ये देखें कि होना क्या चाहिए, होगा या नहीं होगा अल्लाह आलम, होना क्या चाहिए, प्रिंसिपली क्या होना चाहिए। 2018 के इलेक्शन से पहले भी मैं तो इस बात का कायल था कि कड़ा एहतसाब कबल अज़ इंतखाब। इलेक्शन होने से पहले, जब भी इलेक्शन होता है, पहली तो चीज़ है इलेक्शन अपने टाइम पे होना चाहिए, किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आना चाहिए। आगे कानून क्या कहते हैं और क्या रास्ते हैं वो अल्लाह आलम, और कैसे जाते हैं हालात। इन हालात में, इन ख़ास हालात के अंदर इस तरह का एक बहुत बड़ा जो है ये कारनामा सर अंजाम देकर इस मुल्क को और जो खड्डे के अंदर फेंका जा रहा है दोनों असेंबली से। अभी आई एम वेटिंग कि अल्लाह करे अभी कि ये 2 दिनों के अंदर खैबर KP की असेंबली भी अब बर्खास्त करें, यानी इनको अपने इन अल्फाज पे और इनको अपने इस बात पे कायम रहते हुए इस अपनी हरकत को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। एहतसाब होना चाहिए, कड़ा एहतसाब कबल अज़ इंतखाब लाजिम है इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की आवाम की बका के लिए, इस मुल्क के तमाम इदारों की बका के लिए, इस मुल्क की एथिक्स की बका के लिए, इस मुल्क की हर लिहाज से फ्यूचर की बका के लिए कड़ा एहतसाब, बेरहम एहतसाब कबल अज़ इंतखाब होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे वो हो गया, ये सारे के सारे ठीक हो जाएंगे और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो होगा वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को होगा कि इसके बाद वो एक बहुत साफ सुथरा इलेक्शन
और बहुत अच्छे कैंडिडेट्स के साथ हर किस्म का लोड उनसे गिर जाएगा और वो अच्छे कैंडिडेट्स के साथ अपनी पार्टीज के साथ मैदान में उतरेंगे। और ये जिनके साथ ये जो लोग हैं जिनके साथ लोग शामिल हुए ये समझकर कि नया पाकिस्तान बनेगा, और जो यहाँ पर करप्शन की दास्तानें रकम हुई हैं, उसके बाद लोगों के अंदर भी मैच्योरिटी आ जाएगी कि सिर्फ और सिर्फ हीरो वर्शिप और सुनहरे ख्वाब और कंटेनर के ऊपर खड़े होकर गाने गा के सुनाने से मुल्क नहीं बदलता। मुल्क काम करके, डिलीवर करके, अहलियत, काबिलियत और मेरिट की बुनियाद पर लोगों को आगे लाकर पॉलिटिकल सिस्टम को एक्सीलेंस की बुनियाद पर डेवलप कर मुल्क तब बचेगा। मुझे ये यकीन है कि हम जिस जगह को टच कर चुके हैं या जिस जगह तक पहुंचना था, इन साहिबान ने हमें उस जगह तक पहुंचा दिया। अब ये असेंबली बर्खास्त करें और इस जगह से रिवाइवल पाकिस्तान का इंशाल्लाह बेहतर होगा। हम अच्छे डिसीजंस लेने के लिए हमारे पास बहुत आपने कहा कि अल्लाह ताला ये करे कि और ये हो कि असेंबली तहलील करें, तो आपको क्या शक है अभी कि खैर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील ना हो, या इनकी अभी भी मर्जी या मुराद नहीं है कि ये करने जाएं उस असेंबली को तहलील, या हो सकता है कि यू टर्न हो जाए कोई? नहीं, इनकी किस बात पर आपको यकीन हो सकता है? यानी कोई भी चीज़ किसी वक्त भी ख्याल आए, कहीं अचानक कोई चांद की कहीं सिमत चली जाए, कोई टाइमिंग्स ऐसे आ जाए, एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन इनको करना चाहिए, दे शुड डू इट नाउ। इनके लिए लाजिम है कि ये केपी असेंबली भी उसको तहलील करें, क्योंकि इन्होंने ऐलान किए हुए हैं इस चीज़ के। परवेज़ इलाही साहब का मुस्तकबिल क्या आपको नजर आता है? करें ताकि एक ही दफा। किसका सर? परवेज़ इलाही साहब का। देखिए, परवेज़ इलाही साहब का मुस्तकबिल, परवेज़ इलाही साहब ने अपने लिए हर चैप्टर क्लोज कर दिया। अपने बेटे को उस अथॉरिटी पर ला कर के जिसके ऊपर उनके बेटे ने, परवेज़ इलाही साहब का भी, परवेज़ इलाही साहब के ख़ानदान का भी, अपने पूरे कबीले का, अपने पूरे लोगों का जो नुकसान उनका वो बेटा कर सकता था, और 2-3 और करैक्टर्स हैं उसके साथ उस बेटे के। परवेज़ इलाही साहब की रही सही कसर जो थी उनका बेटा निकाल चुका है। इसलिए क्या नज़र आना है उनका आगे मुस्तकबिल? जितनी इनिंग वो खेल चुके, अब मुझे नहीं नज़र आता कि इनके लिए कोई आगे बेहतरी का चांस है, क्योंकि बेटे ने तमाम चीज़ें पूरी कर दी हैं। और दूसरी तरफ आज जब कह रहे हैं एहतसाब, कड़ा एहतसाब, तो इतने माह थे इस हुकूमत के पास, बहुत से केसेस सामने भी आए, लेकिन एक नाम का एहतसाब भी नहीं हुआ। जैसे कहा जाए कड़ा तो दूर की बात है, नाम का एहतसाब भी किसी का नहीं हो सका। तो अब ये कौन करेगा? अगर क़ब्ल इंतखाबात कोई केयर टेकर आके करेगा कड़ा एहतसाब? देखें, पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत सारे मसाइल हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अपना एहतसाब कैसे खुद करेंगी? पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप जो है उसके लिए बहुत सारे मसाइल होते हैं। ये जो गवर्नमेंट आई थी, इनके लिए ये मसले कम थे जो बाकी पार्टीज के लिए हैं। इनके पास ये चांस था, क्योंकि लोगों की इनके साथ जो रग़बत थी या लोगों का जो इनको सपोर्ट थी वो इतनी ज़बरदस्त थी, और वो एक चीज़ पर थे कि ये एहतसाब करेंगे, ये आकर मामलात को ठीक करेंगे। लेकिन उन्होंने शहजाद अकबर के साथ मिलकर ठीक एहतसाब किया बहुत सारी और चीज़ों का। अल्लाह आलम आगे क्या होता है। लेकिन इलेक्शन से पहले तमाम मेजर पार्टीज को बैठकर कंसेंसस करना चाहिए इस लीडरशिप को कि दे शुड डिराइव सम फार्मूला, कोई इमरजेंसी। सबसे बड़ी इस वक्त पाकिस्तान के लिए सिचुएशन इमरजेंसी की है कि आपकी मुईशत तबाह हो चुकी है, आपकी इखलाकियात तबाह हैं, आपके वादों पर यकीन कोई नहीं करता। और जब तक ये जो हमारे बाकी पॉलिटिशियंस बैठते हैं भाई, ये गिले भी कर देते हैं, जब तक आर्मी चीफ जाकर कहीं पर कोई स्टैंडिंग ना दे, हमें कोई कर्जा नहीं देता। पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद को मजबूत करना है, और उसके लिए सबसे पहले उनको खुद पेश होना होगा, पेश करना पड़ेगा। अहलियत की बुनियाद पर आगे आने के लिए उनको कोई ऐसा फार्मूला डिजाइन करना चाहिए कि इलेक्शन में जाने से पहले ये जो गंद है इसकी सफाई की जाए। और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का काम है इस चीज को लेके आना। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर या एज ए पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल बैकग्राउंड के साथ मैं यही सोचूंगा, या मेरे अंदर सिर्फ मुझे यही चीज नजर आती है कि जब तक हम खुद मिलकर कोई ऐसा फार्मूला नहीं लेके आते और हम खुद कोई ऐसा काम नहीं करते कि जहां पर एक सफाई के बाद हम इलेक्शन में जाएं तो जाएं। और उसके लिए बहुत सारे रास्ते मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिस सिचुएशन से गुजर रहा है उसके लिए ख़ास इस मौके के लिए रास्ते मौजूद हैं अगर हम करना चाहें तो। सही। और अगर एहतसाब नज़ीर लगाए साहब, आपको लगता है कि ऐसा, और आप चाहते हैं कि ऐसा कड़ा एहतसाब हो? और दूसरा, अगर इमरान खान साहब पार्टी की चेयरमैनशिप से जाते हैं, अगर ऐसा कोई फैसला आ जाता है आइंदा कुछ दिनों में, तो क्या पार्टी क़यादत संभालने का अहल
या मुतवक्का उम्मीदवार कौन नजर आता है आपको कैंडिडेट नज़ीर लगारी साहब? उन्होंने इशारे कर दिए हैं यहाँ पर उनकी बेगम लेंगी, और उन्होंने जो है इस बारे में अपने इशारे कर दिए हैं कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी ये कहा कि जनाब विरासती सियासत जो है नहीं होनी चाहिए और जो है वो ख़ानदान की सियासत नहीं होनी चाहिए, उन्होंने भी यही किया है कि अपने नाअहल किए जाने की सूरत में या किसी भी सूरत में या गिरफ्तारी की सूरत में उन्होंने इशारा यही दिया है कि उनकी बेगम साहिबा जो हैं ये सारे मामला पार्टी के अपने हाथ में ले लेंगी। अच्छा, दूसरा नज़ीर लगारी साहब ये बताएं कि साल 2023 में आपको लगता है कि इंतखाबात, और चाहते हैं आपके इंतखाबात हों जिस तरह के हम होंगे, मुश्किलात में IMF प्रोग्राम और उसके साथ साथ कंडीशनैलिटीज़ मीट करना, फिर रियासती सतह पे और माशी सतह पे जो हालत हमारी है, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं 23 में इलेक्शन, या ये और एक्सटेंड होने चाहिए? कबल वक्त तो दूर की बात है। नज़ीर लगारी साहब, आपके पास तो आइन यही है ना, इसके अलावा और कोई आइन नहीं है। जो कुछ आइन में है आपको वही कुछ करना है, उसके बाहर तो नहीं जाकर करना है ना। तो आप इतने उसकी तरह इतने ज़्यादा वो हैं कि आपको इतना लेवरेज दिया जाए, किसी को भी लेवरेज नहीं मिलेगा। लेवरेज शहजादे को मिलेगा, लेवरेज हमेशा लाडले को मिलेगा, और तमाम इदारे उसकी खिदमत गुजारी के लिए होंगे। उनकी खिदमत गुजारी के लिए सारे के सारे लोग अब भी मौजूद हैं, जो इदारों में बैठे हुए वो अब भी इनकी खिदमत कर रहे हैं और उनको हर तरह की सहूलतें फराहम की जा रही हैं। ये तो मौजूद है, ये किसी और के लिए नहीं होगा। आइन शिकनी की कोई और ना करे। मेरा भी यही मशवरा है कि आइन को एब्रोगेट नहीं किया जाना चाहिए, आइन का मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए। और एहतसाब करने का अमल जो है वो अवाम करते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं होता है जिस तरह से आपने नफ्सियाती माहिरीन को बुलाकर और साइको वारफेयर के बड़े लोगों को बुलाकर जिस तरह से कौम के खिलाफ जंग की हुई है और मुल्क के खिलाफ जंग छिड़ी हुई है, इस तरह के आपको राय आमा का बनाने का जो डॉक्ट्राइन नई वजूद में आए हैं, जिस तरह से यूरोप में बनाया जाता है, जिस तरह से ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि जनाब प्यूटन ने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए राह हमवार की थी, या इस तरह से जो और लोग इस तरह के आते हैं जो जिस तरह से बहार अरब लाई गई थी। और बहार अरब कहाँ है? वो बहार अरब जो जिसने हुस्न मुबारक को पिंजरे में बंद करके अदालतों में पेश किया था। और जिस तरह से ये चाहते हैं कि जनाब ये जो मौजूदा हुकूमत के लोगों को पिंजरों में बंद करके इमरान खान के हुजूर पेश किया जाए और फिर कोई और आकर सियासी संभाल ले कि भी आओ ठीक है, खेल हो गया, सारा खेल खत्म, आओ पैसा हजम, आओ और मेरे पास आ जाओ, सारे के सारे बैठ कर कोई जनरल सियासी इक़्तिदार को संभाल ले और वो बैठ जाए। तो ये जिसको रायमा कहा जा रहा है, ये रायमा नहीं है। इसमें बहुत से सर्विसेज के लोग हैं जो बरात याफ्ता हैं, बहुत से इदारों के लोग हैं जो बरात याफ्ता हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनका कोई हिसाब किताब नहीं, इनका एहतसाब कोई नहीं कर सकता है। इनका एहतसाब जो है कोई ऐसा आपके पास मैकेनिज्म नहीं है। जमहूरी इदारे परवान नहीं चलते, आपने जमहूरी इदारों को आगे नहीं बढ़ना। नज़ीर लगारी साहब, आपने कहा कि ये जो आइन में है जो लिखा उसी पे चलना चाहिए, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो पंजाब में अप्रैल में इलेक्शंस कहा जा रहा है, क्या आप समझते हैं इधर कोई रास्ता है कि कोई लीगल फ्रेमवर्क में चेंजेस हुकूमत कर ले, कोई ऑर्डिनेंस या कोई कानून साजी, या ये अप्रैल में पंजाब में इलेक्शन होंगे और कौमी असेंबली ऐसी रहेगी? क्या ये इस तरह होगा? और आपने देखा है तारीख में ऐसा हुआ है, और ये जो इस सूरत हाल को जो हम सामना कर रहे हैं इसका हल नजर आता है आपको लगारी साहब? नहीं, मुझे कोई हल नजर नहीं आता। मुझे यही हल नजर आता है कि आइन कहता है इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। अच्छा। आइन कहता है कि अगर आपने इस पूरे सूरत हाल में आ गए हैं तो मासस के पास जाएं, आवाम के पास जाएं। और जो आज अपने आप को समझ रहे हैं कि हम 30 मार खान हैं, जनवरी और फरवरी में लोग झोलियाँ फैलाकर इनके लिए बददुआएं कर रहे थे और इनके जाने की बातें कर रहे थे। फिर जिस तरह से ये नया नैरेटिव हमारे गले में डाला गया, इस मुल्क के अवाम को बताया गया, ये जो ट्विटर पर ट्रेंड चलाए गए और कौन चला रहे थे, किसने चलाई थी, ये सब मालूम है भाई। ये सारी चीज़ें जिस तरह से बनाई जाती हैं, जिस तरह से चलाई जाती हैं, जो चला रहे होते हैं, सब मालूम होता है कौन चला रहा था ट्विटर पर ट्रेंड। जब काहिरा में अल तहरीर स्क्वायर पर लोग जमा हो रहे थे और एक के बाद दूसरा आदमी आ रहा था और समझ रहा था कि अब जो है वो दूध और शहद की नहरें बहने वाली है। कहाँ है काहिरा में जो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? कहाँ है वो 2-4 दिन के जो खान मुस्लिमीन का इक़्तिदार आया था? कहाँ है वो इक़्तिदार? और ये लोग जो सियासी पार्टियां सारा खेल खेल रही है, कहाँ जाएंगे? मसला ये है कि मुल्क को अल्टीमेटली उन हालात की तरफ जाना है जिन हालात की तरफ खींच कर ये लेकर जा रहे हैं। आप इनको लेकर जान रहे, स्टेक किसका है? स्टेक तो ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज का एक स्टेक है, ये स्टेक है PMLN का, ये है पीपल्स पार्टी का, ये है JUI का, ठीक है, इनको एक तरफ कर दें।
ना हो ये तो और स्टेक किसका है? एक तो ये इस मुल्क का है, इस मुल्क के अवाम का है, और जो सबसे बड़ा स्टेक जो है ये इदारे जो बैठे हुए हैं, अदलिया का है, मुसल्लह अफवाज का है, सिविल सर्विसेज का है, इन तमाम लोगों का स्टेक है। इनकी तनख्वाहें बंद हो जाए तो फिर क्या होगा? इन लोगों को मराद बंद हो जाए तो फिर क्या होगा? ये सारा कारोबार सारे के सारा चीजें चल रही है। अब आप दिफा की तरफ जा रहे हैं तो ये संभालें, अब पैसे नहीं होंगे, जाकर इलेक्शन करवा लें, सारा कुछ कर लें, मुल्क को इस तरफ ले जाया जा रहा है फेल स्टेट के तौर पर। और ये इनका एजेंडा था, जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया था उनका ये एजेंडा था। मैं इल्जाम लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हमीद गुल का ये एजेंडा था पाकिस्तान को फेल स्टेट बनाया जाए, बना दिया गया है। पाकिस्तान इनफैक्ट जो है इसको बना दिया गया है एक फेल स्टेट के तौर पर। अब आपने किस तरह आगे बढ़ना है ये इदारे सोचें, जो जिनका स्टेक है वो सोचें, जो इस मुल्क के माँ बाप बने हुए वो सोचें, जिन्होंने इस मुल्क को चलाना है वो सोचें, जिन्होंने इस मुल्क का दिफा करना है वो सोचें, जिन्होंने इस मुल्क में इंसाफ देना है वो सोचें। अब पाकिस्तान के अवाम बेचारे क्या सोचें, शहजादे को परवान कराया वो सोचें। आपने जिस तरह बताया कि फेल्ड स्टेट है, मंसूबा है, इमरान खान साहब इस मंसूबे पे लगे हुए हैं, उनकी फॉरेन फंडिंग के बारे में सबूत भी सामने आए हैं, किस तरह उनको हुआ, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट्स भी सामने आई, इलेक्शन कमीशन की कार्रवाइयां भी ताहाल इल्तवा का शिकारी नजर आती हैं। खुर्रम साहब, अप्रैल में पंजाब में इलेक्शंस, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस, आप देखते हैं आईन में तो ये लिखा है, इस पर ये अमल दरामद होगा या हुकूमत कुछ और सोच सकती है? आपको लगता है खुर्रम साहब? देखें आइन में ये मौजूद है कि एमरजेंसी यानी ऐसी कैफियत अगर पैदा कर दी जाए और ऐसे हालात पैदा कर दिए जाए तो आइन उसके अंदर लचक देता है। ये कोई अगर हम आइन के ऊपर किसी तरह का ये प्रोग्राम हम कर लें स्पेसिफिक, तो हम इस चीज़ को आइन से ही निकाल के साबित करना है, किसी और चीज़ से तो करना नहीं है। सही। ये मजाक है क्या कि जी ये मजाक पहले तो हमें है क्या कि आप अप्रैल के अंदर इलेक्शन करा रहे हैं, अप्रैल के बाद आप 3 महीने के बाद दोबारा इलेक्शन करा रहे हैं, ये बाप का माल है। ये अम्मा का जहेज साथ लाया हुआ था कि जहां एक बेटी उठा के ले जाए और दूसरा बेटा लेके चला जाए। यानी हम कर क्या रहे हैं इस मौके के ऊपर बाकी चीजें, इधर की इल्जाम तराशी उधर की इल्जाम तराशी इधर, वहां की इल्जाम तराशी ये। हमने इन मसाइल को हल करना है कि कोई और आके मसले को हल करेगा। लीडरशिप क्वालिटी है यही कि किसी भी क्राइसिस के अंदर आप अपने मसाइल को हल करते हैं। ये अलग चीज है कि पाकिस्तान। मैं आपका शुक्रिया सर अदा करूंगा, आपने ज्वाइन किया, नज़ीर लगाई का भी शुक्रिया अदा करूंगा, ज्वाइन किया। मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए एक ब्रेक पे जाएंगे, समराइज करने के लिए इस गुफ्तगू को आएंगे अगले सेगमेंट में हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में हमने बहुत से अहम सवालात उठाए, साथ साथ आपके सामने कुछ अहम रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से तस्करा किया, करप्शन का जिक्र किया खैर पख्तूनख्वा में होने वाली, और ये बताया कि पाकिस्तान को तकरीबन 22 अरब डॉलर की सरमायाकारी और उसके साथ साथ कर्जाजात मिलने की तवक्कात है। पाकिस्तान की रियासत, हुकूमत, हर कोई कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान इस फाइनेंसिंग को सिक्योर कर सके और अपनी मईशत को दोबारा पटरी पर ला सके, संभाल सके मईशत को। पर ऐसे वक्त में मुल्क की सियासत में हैजान पैदा करने की कोशिश, ऐसे वक्त में जल्दी इलेक्शंस करके पाकिस्तान की मईशत को दोबारा इस वक्त जो है एक तरह से सहारा उससे हटाने की कोशिश है, ये सब कुछ भी सामने हो रही है। ये सारी कोशिशें हम बेनकाब करते रहेंगे इस प्रोग्राम में। आपका फीडबैक मौसूल होगा फेसबुक, ईमेल रखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखें।